हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं इस चैनल पर यूट्यूब के बीसीए कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता रहता हूं। उसी सीरीज़ में मैं आज बीसीए के जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। सब्जेक्ट कोड है MCS 14, जो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, SAT कहते हैं इसको। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इस पार्ट में मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा। अगले वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस Q3, Q4, Q5 को सॉल्व करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता रहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन पेपर MCS 14 का जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर में एज एक्सपेक्टेड ही आया है। ये काफ़ी सिमिलर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो काफ़ी कंसेप्ट उसके निकलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने मॉडल्स करने होते हैं, जो वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल मॉडल्स हैं। फिर DFT, फिर ER डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, यूज केस डायग्राम्स, ER डायग्राम्स। दैट वुड बी इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। उसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो। पिछले 2 सालों के 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस कर लो, आपका पेपर ये निकल जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच क्या होती है, उसको बारे में समझाओ और उसके स्टेप्स एक्सप्लेन करो। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था प्रोटोटाइपिंग का। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाने में आपको समय लगेगा, ठीक है ना। अगर उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा तो लेट से 6 मंथ्स लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फाइनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। या वर्किंग प्रोजेक्ट या एक आइडिया कि भाई इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, चलेगा, ठीक है ना। ये फुल फ्लैज प्रोजेक्ट नहीं होता, ये बस एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट होता है जिससे एक आइडिया मिल जाता है कि फाइनल प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हो गया एक चलता हुआ प्रोटोटाइप जो चल रहा है, लेकिन ये फाइनल टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे आप एक वेब डिज़ाइन वेबसाइट का फ्रेमवर्क बना देते हो कि ऐसे ऐसे चीज़ें बनेंगी, उसी तरीके से एक प्रोटोटाइप अप्रोच होती है, ठीक है ना। अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसे सिचुएशन में आप प्रोटोटाइप बना के काम करोगे तो ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है। प्रोटोटाइप अप्रोच का एक फ़ायदा और है, आप जिस कस्टमर के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, आप उस कस्टमर को रेगुलरली प्रोटोटाइप बना बना के दिखाते रहते हो जब तक कि कस्टमर अप्रूव नहीं कर देता। तो एक बार जब कस्टमर ने अप्रूव कर दिया प्रोटोटाइप को, तो उसी प्रोटोटाइप को ध्यान में रखते हुए आप फाइनल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो इससे प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वही चीज़ है कि प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, ठीक है ना। एम्फेसाइजेज द कंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ ए सिस्टम, कि आप एक मॉडल बना के रख लो पहले इसका, ठीक है ना। स्केल डाउन होता है, स्केल डाउन मतलब कि फुल फ्लैज नहीं है, ठीक है ना। और वर्किंग फंक्शनल वर्जन होता है, मतलब चलेगा, ठीक है, जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप है क्या, एक वर्किंग सिस्टम है जो कि एक आइडियाज और अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए नए सिस्टम को बनाता है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर। इसमें इनपुट, कैलकुलेशंस और आउटपुट होती हैं, लेकिन बड़े स्केल पे नहीं होती। ये पहला वर्जन होता है, जो आइटरेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और ओरिजिनल मॉडल को बनाने का हेल्प करता है, कस्टमर इसको एलिवेट करता है, ठीक है ना। दिस कैन बी डन इफेक्टिवली इफ द डाटा आर रियल एंड सिचुएशंस लाइक लाइव चेंजेस आर एक्सपेक्टेड एज द सिस्टम नीडेड। तो भैया आप लाइव प्रोजेक्ट की वर्किंग एक बार बना के दिखा देते हो और उसके बाद चेंजेस करते रहते हो जो 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 आपको चाहिए, ठीक है ना। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स पहले से वेल डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल बहुत अच्छे से लगता है, ठीक है ना। वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, सिस्टम एनालिस्ट की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन में आता होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंस ये है कि प्रोटोटाइप में क्या होता है, एरर चेकिंग नहीं होती, इनपुट वैलिडेशन नहीं होती और फिनिश्ड एप्लीकेशन नहीं होती। बस आपको ये यूजर को, जो कस्टमर है, उसको एक फाइनल आइडिया देता है कि भैया आपका फाइनल सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोटोटाइपिंग का डेफिनेशन था। उसने वो आपसे पूछा था फिर इसके स्टेप्स एक्सप्लेन करो। तो ये एक डायग्राम बना सकते थे आप अपने एग्जाम में, ठीक है ना। ये एक डायग्राम था। इसी डायग्राम को मैंने, ये गीक्स का जो डायग्राम है, मैंने उसी को उठाया है। तो इसमें है क्या भैया, शुरू में क्या करोगे, आप पहले एक वर्किंग रिक्वायरमेंट पूछोगे कस्टमर को कि आपको क्या चाहिए, बताइए हमें।
ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, छोटा सा वर्किंग डिज़ाइन तैयार दिखाओगे। ये देखो यार, ये क्योंकि डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन की मैंने वर्किंग बॉडी दी, बिल्ड प्रोटोटाइप बना के दिया, और फिर मैंने कस्टमर को दिखाया। कस्टमर को दिखाया कि कस्टमर ये ठीक है, देख सारा कुछ। कस्टमर इसको रिफाइन करने को बोलेगा, कुछ चेंजेस करने को बोलेगा। चेंजेस करने को बोलेगा, मैं दोबारा डिज़ाइन तैयार करूंगा, दोबारा प्रोटोटाइप पे चला जाऊंगा और फिर कस्टमर को वैलिडेट करूंगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार इस प्रोसेस में मैं फंसा रहूंगा जब तक कि कस्टमर फाइनल नहीं कहता कि यस दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आई नीड। जब वो एक बार फाइनल कर देता है, उसके बाद मैं फाइनल प्रोडक्ट को इंजीनियर करता हूं या बनाता हूं। तो ये आपके 6 स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एक लूप में फंसे होते हैं जो बार बार चलते रहेंगे। ये डायग्राम था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई पहले रिक्वायरमेंट पूछो। इसमें क्या होता है कि आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन कि क्या सिस्टम बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें पूछते हो। यूज़र की ज़रूरतों को और एक्सपेक्टेशन को सुना जाता है, समझा जाता है। फिर आप एक डिज़ाइन तैयार करते हो, एक बेसिक प्रोटोटाइप तैयार करते हो जिसमें रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप प्रोटोटाइप बनाओगे। फुली फंक्शनल नहीं होता, लेकिन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है की फीचर्स को। फिर अब क्या करते हैं, जो हमने क्विक डिज़ाइन बनाया है ना, उसी को प्रोटोटाइप डिज़ाइन में लेके आते हैं, उसमें फंक्शनैलिटीज लेके आते हैं, कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। फुली वर्किंग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं आगे। फिर कस्टमर इवैल्यूएशन। तो इसमें इस स्टेप में आप क्या लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे कि आप इनिशियल प्रोटोटाइप को कस्टमर को दिखाओगे, चाहे वो यूज़र हो चाहे वो स्टेक होल्डर हो, उनसे फीडबैक लोगे। ठीक है ना। ये स्टेप बहुत जरूरी है ताकि प्रोटोटाइप जरूरतों के हिसाब से बना हो, ये ध्यान रखने के लिए। ठीक है ना। यूज़र कुछ और आइडियाज़ बता सकता है, आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बता सकता है, फिर आप उसको रिफाइन करोगे। तो कस्टमर ने जो बोला था, अब उसमें आप चेंजेस करोगे। तो जो भी फीडबैक मिला है, आप अपने प्रोटोटाइप को रिफाइन करो उस पेज पे, उसमें नए फीचर डालो, पुराने को अपडेट करो। ठीक है ना। कोई और इश्यूज है उसको एड्रेस करो। अब आप प्रोटोटाइप को इंप्रूव कर रहे हो। फिर इंजीनियर, जब सारा इंप्रूवमेंट आ गया तो आप उसको बना दोगे। ठीक है ना। वंस द प्रोटोटाइप रीचेस एट पॉइंट वेयर इट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट्स द फाइनल सिस्टम, तो आप इसको फाइनली स्टेक होल्डर्स के बेस पे बना सकते हो। ठीक है ना। इसका फायदा क्या है, यूजर की इन्वॉल्वमेंट शुरू में ही हो जाती है, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट है, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क, मिसअलाइनमेंट का रिस्क और फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये आपके प्रोटोटाइप का पहला क्वेश्चन था जो आपने अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना था। विद थ्योरी विद डायग्राम ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था भैया डीएफडी बनाओ और 2 लेवल तक बनाना है, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम आता है। तो 2 लेवल तक बनाने का मतलब ये है, पहले आपको डीएफडी को एक्सप्लेन करने को बोला था। तो डीएफडी है क्या, ये पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, उसका एक डायग्राम बन जाता है जिसको आप डेटा फ्लो बोलते हैं। तो डीएफडी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो डेटा के फ्लो को पूरे सिस्टम में समझाती होती है। तो एक क्लियर ओवरव्यू होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे मूव हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे डेटा स्टोर है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सब चीज़ें आपको डीएफडी प्रोवाइड करता है। डीएफडी में मेन 4 सिंबल्स को फोकस किया जाता होता है। एक्सटर्नल एंटिटीज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, कस्टमर है, यूज़र है, उसको ऐसे दिखाते हो आप। फिर प्रोसेस क्या कर रहे हो, डाटा रीड किया हमने, ठीक है ना, हमने डाटा को वैलिडेट किया, हमने डेटा को प्रोसेस किया, तो वो आप प्रोसेसिंग में लेके आते हो। डेटा फ्लो, यहाँ से डाटा यहाँ गया, यहाँ से डाटा यहाँ गया, तो उसको फ्लो से रिप्रेजेंट करते हो। डेटा स्टोर, अब जैसे कि सारा कस्टमर का डेटा एक जगह पड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से ओपन बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हो। और जब भी कस्टमर से रीड आपने डाटा लेना है इस यहाँ से, तो आपको आप रीड राइट से रिप्रेजेंट करते हो। तो डीएफडी क्या है, उसमें आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते थे कि डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम है, उसमें ये सिंबल्स को यूटिलाइज किया जाता होता है। अब अप टू सेकंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, अप टू सेकंड लेवल था। अप टू सेकंड लेवल का मतलब कि भाई 3 लेवल होते हैं। एक होता है लेवल 0, दिस वन, एक होता है लेवल 1, और फिर एक आता है लेवल 2 ऑफ डीएफडी। ठीक है ना। तो पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि आपने ओरेकल का सर्टिफिकेशन करना है जावा का, ठीक है ना, आपने जावा लैंग्वेज का ओरेकल का सर्टिफिकेशन करवाना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करते हो, फिर लॉगिन करते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप अपने कोर्सेज देखते हो कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपना कोर्स मान लो जावा पिक कर लेते हो। जब आपने जावा कोर्स पिक कर लिया तो आप उसकी फीस पे कर देते हो। जब फीस पे कर देते हो तो एक डेट शीट निकाली जाती है। डेट शीट कौन निकालेगा, आपकी डेट शीट निकालेगा आपकी ओरेकल कंपनी वाली, कि इस दिन को इतने बजे आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है ना। जब आप एग्जाम दे दोगे, तो इस एग्जाम का निकाला जाएगा रिजल्ट कौन निकालेगा, रिजल्ट भी आपका ओरेकल वाले ही निकालेंगे। जो ये रिजल्ट निकालेंगे,
इस रिजल्ट में या तो आपको क्या होगा कि आपने एग्जाम पास कर लिया, पास करने पे आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, और अगर आप फेल नहीं हुए हो, अगर आप पास नहीं हुए हो, फेल हुए हो, तो इन सच केस वो क्या करेगा, आपको एक सिंपल एक लेटर लिख के दे देगा कि हाँ इस बंदे ने एग्जाम दिया था, इतने नंबर उसके आए थे, जिसको आप रिपोर्ट के फॉर्म में कह सकते हो। ठीक है ना। तो अब इसके डीएफडी बनाने थे, तो पहला था लेवल 0। लेवल 0 में आपने क्या करना होता है, मेनली सारे सिस्टम को एक जैसे ये प्रोसेस में समझा दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रोसेस है। इसमें इनपुट कौन देगा और कहाँ से देगा, तो जनरली स्टूडेंट ही होगा ना। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, आकर रजिस्टर करेगा, अपना एग्जाम चूज करेगा, उसकी फीस पे करेगा और रिजल्ट रिसीव करेगा। ठीक है ना। और इस सबको सिस्टम को मैनेज करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मान लो ओरेकल के कुछ इंप्लॉइज होंगे जो इसको मैनेज कर रहे होंगे। वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे, एग्जाम को स्केड्यूल करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे और फी कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फी आ गई है कि नहीं आ गई है। तो लेवल 0 डीएफडी में आपने एक ये डायग्राम अपना बना देना था। फिर आया लेवल 1 डीएफडी। लेवल 1 डीएफडी में थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है ना। तो लेवल 1 में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। इसमें क्या किया जाता है कि भैया स्टूडेंट क्या क्या करेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट आया, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद क्या करेगा, अपने कोर्सेज देखेगा। तो आपने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे टेबल मैंने एंटिटी बनाई, स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी डिटेल डाली, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। वो लॉग इन हो, रजिस्टर हो, ईमेल चेक हो, फोन नंबर चेक हो, सारा यहाँ पे होगा। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, आपके स्टूडेंट्स टेबल में। इसको आपने इस एक्सटर्नल एंटिटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से डेटा रीड राइट किया जाएगा ताकि आपका ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। फिर आ गया कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपके पास कई लिस्ट के कोर्सेज पड़े हैं, वो देखेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए वो कोर्सेज के टेबल या कोर्सेज के डेटा स्टोर में से चीजें उठाएगा, उसमें से डेटा रीड राइट करेगा। ठीक है ना। तो जैसे उसने जावा का कोर्स सिलेक्ट करना है, जब उसने जावा का कोर्स सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या कर लिया, उसने फीस पे करनी है, जो प्रोसेस होगा यहाँ पे हो जाएगा। फिर इनका काम क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे, एक टेबल देखेंगे, एक डाटाबेस में देखेंगे कि भाई अच्छा जावा का पढ़ने वाले, जावा का कोर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, और C++ का कोर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, और मान लो ओरेकल का कोर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं। अब फिर वो क्या करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे, स्केड्यूल सेट करेंगे कि किस वक्त कौन सा एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो कैसे चेक किया जाएगा, कौन इन्विजिलेटर होगा, कैमरा, सारी सेटिंग तो यहाँ पे करेंगे, तो ये डाटाबेस से आएगा। जब ये रिजल्ट हो गया, एग्जाम हो गया, तो उसी वक्त उसको रिजल्ट देना है या रिपोर्ट देनी है, तो उसके लिए रिजल्ट टेबल बन जाएगा। इन दो प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टूडेंट। जब स्टूडेंट अब रजिस्टर हो चुका है, पेमेंट कर चुका है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकता है और अपना रिजल्ट भी चेक कर सकता है। लेवल 1 डीएफडी मैंने थोड़ा नीचे की तरफ बना दिया था, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आप इसको आगे पीछे रख के जैसे सर्कल्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे आपने एडमिन दिखा दिया, सॉरी यहाँ पे आपने एडमिन दिखा दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने स्टूडेंट दिखा दिया, यहाँ पे आपने एडमिन दिखा दिया। फिर इस तरीके से भी आप अपने इन्फॉर्मेशन को फ्लो करके दिखा सकते थे। ठीक है ना। तो डिज़ाइन किसी भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन प्रोसेस सही से समझ आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है ना। डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ग्रुप्ड है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना। तो ये था आपका लेवल 1। लेवल 2 में क्या होता है, किसी एक प्रोसेस को डिटेल में समझाया जाता है। तो लेवल 2 में मैंने क्या किया है, लेवल 2 में मैंने क्या किया है कि भैया अब एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो भाई एक कोर्स डिटेल्स होंगी, तो उसके लिए कोर्स डाटा होगा, रीड राइट किया जाएगा कोर्स इन्फॉर्मेशन का। फिर एग्जाम डिटेल्स होंगी। ठीक है ना। उस एग्जाम डिटेल्स के बेस पे, जैसे कि अब प्रोग्रामिंग का एग्जाम है, तो प्रोग्रामिंग का एग्जाम कैसे होगा, आपने MCQs डालने हैं, आपने थ्योरी क्वेश्चंस डालने हैं, या आपने प्रोग्राम सिचुएशंस देनी है, तो क्या देना है, तो वो एग्जाम डिटेल्स उठाएगा अपनी। फिर वो डेटा कहाँ से मिलेगा, एग्जाम डेटा से मिलेगा। इसके बेस पे वो क्या करेगा, डेट शीट सेटअप करेगा। तो एग्जाम डिटेल्स से ही डेट शीट का पता चलेगा। इसी से आपका रिजल्ट आएगा। जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम का रिकॉर्ड किए हैं, उसने MCQs के क्या आंसर दिए हैं, उसने वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएंगे। यहाँ से डाटा कहाँ जाएगा, रिजल्ट निकालना है तो आप यहाँ से डाटा उठाओगे, डाटा उठा के इसको डाटाबेस में स्टोर भी कर दोगे और स्टूडेंट को रिजल्ट वैल्यूएट करके शो भी करवा दोगे। तो ये आपका लेवल 2 का DFD था, जिसमें आप किसी एक प्रोसेस को कि एग्जाम कैसे दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है ना। एग्जाम को मैंने यहाँ पे शायद एक लाइन मिस कर दी है, इसको कोर्स डिटेल से भी लिस्ट करनी है कि कौन से कोर्स का कौन सा एग्जाम प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होना चाहिए था। तो ये आपका लेवल 2 का DFD था। ओके, इसी के साथ एक क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन 2 था जिसमें DFD एक्सप्लेन करने को बोला था उन्होंने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। MIS इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आया हुआ है तो फिर कर लेते हैं। MIS है क्या, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। अगर एक मैं कंपनी की बात करूं, तो उस कंपनी में मान लो ये एक सेल्स डिपार्टमेंट है।
और ये क्या है, एक मान लो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, मान लो कस्टमर डिपार्टमेंट है। अब होगा क्या, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना, डेटा एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। ये सेल डेटा है, ठीक है ना, ये कस्टमर का डेटा है मान लो, ठीक है ना, और ये प्रोडक्शन का डेटा है कि कितने गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन वाला मैनेजर, इनके भी मैनेजर होंगे, और मान लो यहाँ पे चार बंदे काम कर रहे हैं। सेल में भी मान लो एक मैनेजर है और इसके भी 5 बंदे काम कर रहे हैं। कस्टमर भी हैं, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, प्रोडक्शन के बेस पे ही सेल्स अपडेट होती है। प्रोडक्शन क्या कहेगा, प्रोडक्शन कहेगा यार हमने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, आपने 1000 यूनिट्स को ही सेल करने हैं, ठीक है ना। और उसकी प्राइसिंग बताएगा कि हमने इतना कॉस्ट लगाया है। सेल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी क्या है कि भाई इसके बेस पे दिखाया जाए कि कस्टमर को कि यार कस्टमर हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, इनका प्रॉफिट निकाल के बताएगा कि मान लो कि हम इतने का ये प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगा? आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होते थे तो हैंड रिटन होता था, ठीक है ना, या बोल के, या जाके जैसे बंदा जाएगा यहाँ से बताएगा इसको, लेकिन ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब क्या किया जाता है, यहाँ पे एक सिस्टम बिठा दिए जाते हैं। यहाँ पे इनके पास अपना कंप्यूटर है, इनके पास अपना कंप्यूटर है, और एक कस्टमर के पास अपना कंप्यूटर है। अब यहाँ पे कस्टमर की जगह आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई और डिपार्टमेंट ले लो, मान लो फाइनेंस का डिपार्टमेंट ले लो, क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है MIS, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं होती। तो सेल वाले को ये डाटा यहाँ पे भेजना है। MIS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट फील्ड के मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, टाइमली रिकॉर्ड पास करके, टाइमली डेटा पास करके। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स ने अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो ये इंफॉर्मेशन टाइम पर पहुंचे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये जिम्मेवारी आपके MIS की होती है। MS बेसिकली एक कंप्यूटर की तरह ही है जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, ईमेल्स करेगा, ठीक है ना, डेटा प्रिंट करके देगा आपको, रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, इनवॉइसेस जनरेट करके देगा। तो ये बेसिकली MIS का मतलब ये होता है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा कि MIS होता क्या है। अब आप थ्योरेटिकली क्या लिखना चाहते थे वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो भाई वही चीज़, कंप्यूटराइज सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन भेजता है ताकि कंपनी में डिसीजन लिया जा सके, ठीक है ना। ये डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, फिर आउटपुट देता है टाइम पर, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट मैनेजर को। ये क्या करेगा, ये डाटा कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, उसको बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट मैनेजर्स को, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि भाई सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली चलते रहें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में, हर जगह इनका काम होता है, ठीक है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन MIS द्वारा दी जाती है ये समराइज्ड होती है बेसिकली, और टाइमली होती है और रेलिवेंट होती है, मतलब की इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर MIS जो चलते हैं, आपने ERP सॉफ्टवेयर सुने होंगे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप CRM होते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ये सब आपकी क्या है, MIS की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था आपका MIS का डेफिनेशन। अब वो बोलता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या हेल्प कर देता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये है, मान लो कि भाई अब न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है ना, न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस आ रही है, ये जा रहा है 25 से लेकर 1 तारीख तक। इन 7 डेज में हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे क्रिसमस का ऑफर क्या देना है हमने, ठीक है ना, न्यू ईयर का ऑफर क्या देना है, ठीक है ना, तो हमने जैसे कूपन जनरेट करके देने हैं, ठीक है ना, या हमने क्या करना है कि भाई 50% कट ऑफ कर दिया, 30% कट, व्हाट इज द स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे करेगी, कैसे हेल्प करेगा हमें। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्रेटजी बना के दे दी गई कि भाई 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है और इतने % सेल पे लगा के बेचना है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि 1 लाख यूनिट बिकने चाहिए हमारे, ठीक है ना। तो 1 लाख यूनिट बिकने के लिए उसको मैनेज कौन करेगा, ये मैनेजमेंट देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे किस एरिया में कौन से एम्प्लॉय रखने हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट हॉट है जो ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कोल्ड है जो नहीं बिक रहा है। तो सारी मैनेजमेंट में MIS कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना था। तो चलते हैं, तो वही चीज़ पहले MIS में कैसे है कि डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए, मैं डाटा प्रोवाइड करूंगा, तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो गई। MIS क्या करेगा, मैनेजर्स को एक्यूरेट, टाइमली और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है ना, डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प कर सके। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, भाई 1 लाख यूनिट बेचने थे, 1 लाख यूनिट में से अभी मैंने 25,000 ही बेचे हैं, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कि आप गोल की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो वो इंडिकेटर देगा। रिसोर्स एलोकेशन, 1 लाख यूनिट
सेल करने के लिए मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आई हैव सम सेल्स पर्सन, ठीक है ना, मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना, तो इनको मैनेज कैसे किया जाए, इन रिसोर्सेज को कैसे अलॉट किया जाए, कितने यूनिट किसको देने हैं। ऑनलाइन सेल के लिए 50,000 यूनिट निकाल दिए, स्टोर सेल के लिए हमने 10,000 यूनिट निकाल दिए, ठीक है ना, इस तरीके से वो रिसोर्स एलोकेशन में आएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है ना, वही स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है ना, क्या ट्रेंड में चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है ना, थ्रेट्स क्या इन्वॉल्व है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखता है। रिस्क कवर अप करता है, कोई रिस्क तो नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि भाई 25 से 1 तक कहीं बीच में कोरोना आ गया, ये तो अनसर्टेनिटी होगी। कोरोना आ गया तो भैया लॉक लगने शुरू हो गए, उस वजह से सेल कम हो गई, तो अनसर्टेनिटी को कवर अप करना, ठीक है ना, डेटा को देखना, उस रिस्क को असेस करना, स्ट्रेटजीज बनाना ताकि उसको मिटिगेट मतलब खत्म किया जा सके, ठीक है ना। तो ये था आप MIS स्ट्रेटजिक प्लानिंग में कैसे हेल्प कर रहा है। और फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस प्रोसेसेस को एक इंटीग्रेशन करने में। बिजनेस प्रोसेसेस क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, एक सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, फाइनेंसेस डिपार्टमेंट है, इन सबको ग्रुप करने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल व्यू बना के दिया है कंपनी का। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अगर स्ट्रेटजिक प्लानिंग है अच्छी तो MIS क्या करेगा, उस एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जहां से कंपनी ज़्यादा फायदा उठा सकती है। डेटा एनालिसिस करके देगा, ठीक है ना, और ये बताएगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, इंडस्ट्री के डायनामिक्स या चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो उससे हेल्प मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, MIS सिस्टम्स आर डिजाइन टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स। सिचुएशंस जो चेंज हो रही हैं, पॉलिसीज जो चेंज हो रही हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से आपके सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना के रखता है। मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ध्यान में रखना है, तो ये सब इसके अंदर आता है। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आपका MIS का क्वेश्चन था दूसरा, ठीक है ना, जो कि 10 मार्क्स का था, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं केस टूल्स। अगला क्वेश्चन था D पार्ट, केस टूल्स क्या है, इनको एक्सप्लेन करो। केस टूल्स क्या है, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था। केस टूल क्या होता है यार, जैसे कि क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रिशियन है मान लो, ठीक है ना, तो कोई इलेक्ट्रिशियन है, उस इलेक्ट्रिशियन को जब काम करने जाएगा कहीं पे भी तो उसको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। टूल्स में क्या हो गया, उसका प्लास हो गया, उसका रेंच हो गया, ठीक है ना, उसके नट हो गए, ठीक है ना, टेस्टर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो क्या करेगा, एक अपनी बैग बना के रखता है, उस बैग में टूल किट रखता है, अपने टूल्स रखता है, उसको आप टूल किट बोलते हो। वैसे ही जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनकी एक केस टूल बना के रखोगे आप, ठीक है ना, जो आपको रिक्वायरमेंट बनाने में, ठीक है ना, टेस्टिंग करने में, कोडिंग करने में, डिजाइनिंग करने में हेल्प करे, तो वो केस टूल्स होते हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स वो सेट ऑफ एप्लीकेशन टूल्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में, कई टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट बनाना है, ठीक है ना, कस्टमर के लिए SRS बनाना है, तो कंप्यूटर फैसिलिटेटेड टूल्स देगा ताकि जल्दी से बनाया जा सके, ठीक है ना। हाई क्वालिटी डिफेक्ट फ्री एग्रीमेंट तैयार करना है तो उसमें आपकी हेल्प कर देगा फास्ट काम करने का, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कई सिचुएशंस, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, मेंटेनेंस फेज, इन सब में हेल्प करने के लिए अलग अलग टूल्स होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। केस टूल्स कहता है 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। अपर केस टूल्स जो अर्ली स्टेजेस में एनालिसिस और डिजाइन तक यूज होते हैं, और लोअर केस जो बाद में यूज होंगे, कोडिंग और टेस्टिंग के बाद यूज होंगे, ठीक है ना, कोडिंग और टेस्टिंग के टाइम पे यूज होंगे, तो वो आपके लोअर केस टूल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। केस क्या करते हैं कि चेक पॉइंट का ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, डिजाइनर्स को, डेवलपर्स को, टेस्टर्स को, इन सभी को हेल्प करेंगे उनका काम करने में, मतलब कंप्यूटराइज्ड हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना। सीधी सी बात है यार, जैसे कि एक कस्टमर ने रिपोर्ट लिखनी है, सॉरी कस्टमर कह दिया, एक मैनेजर ने सेल रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है ना। तो सेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर आएगा, मान लो PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, उसमें ग्राफ जनरेट कर लिए, तो ये एक केस टूल का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसने पूछा था कि टेक्निकल और मैनेजरियल एस्पेक्ट्स क्या हैं इनके, वो हमें एक्सप्लेन करके दो। कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ केस टूल्स इन टेक्निकल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ, टेक्निकल एस्पेक्ट और मैनेजरियल एस्पेक्ट केस टूल में क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो पहले टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, एनालिसिस और डिजाइन में। केस टूल्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग विजुअल मॉडल्स ऑफ द सिस्टम, तो एक विजुअल पिक्चर तैयार कर देंगे। अच्छा, DFD बनाने के लिए भी टूल किट होती है, कुछ ऑनलाइन डिवाइसेस हैं आई थिंक, एक है विजुअल को नाम नहीं, विजुअल पैराडिगम नाम की कुछ है, ऐसा वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ऑनलाइन ER डायग्राम्स,
या ऑनलाइन डीएफडी जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, ठीक है ना, वही चीज़ जैसे आपने एसआरएस प्रिपेयर करना है, आपने टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने हैं, तो वहाँ पे आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है ना। तो मेनली ये एनालिसिस और डिज़ाइन में हेल्प करेगा, मतलब फर्स्ट फेज में जब आप ईआर डायग्राम बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कस्टमर को समझा रहे हो, डेवलपर को समझा रहे हो, वहाँ पे हेल्प करेगा। फिर कोडिंग में हेल्प करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सबलाइम है, मान लो सबलाइम आपका काफ़ी कोड ऑटो जनरेट करके दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस टूल्स हैं जो कोड जनरेशन में हेल्प करते हैं। कोड रिव्यू, ठीक है ना। पाइचाम है एक, जब मैं पाइथन में कोड लिखता हूँ ना, तो पाइचाम क्या कर देता है, मुझे ऐसे ऐसे एरर देने लगता है। येलो कलर की देगा तो वार्निंग देगा, ठीक है ना, रेड कलर की देगा तो एरर देगा, तो वो कोड रिव्यू करने को कहता है आपको। फिर टेस्टिंग करने में एक सेलेनियम बहुत पॉपुलर है, सेलेनियम आईडी होता है एक, ठीक है ना, जो टेस्टिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। तो आप यहाँ पे टेस्ट केस जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे आपको बग्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी। मेंटेनेंस करनी है तो मेंटेनेंस करने के लिए भी कई टूल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प कर देते हैं। वर्जन कंट्रोल करने में आपको हेल्प कर देंगे। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मतलब बनाने में कैसे हेल्प कर रहे हैं आपको। अब आगे मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेंगे केस टूल्स, मैनेजरियल टूल्स। तो इसमें क्या करेगा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में, ठीक है ना। तो केस टूल्स कैन असिस्ट इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बाय प्रोवाइडिंग डेटा ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। अच्छा, अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कि टाइम कितना लगेगा भाई काम करने में, कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट, तो ये सब बनाने में हेल्प करेगा। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, इसमें एक गैंट चार्ट बनता है, ठीक है ना, एक पर्ट चार्ट बनता है। गैंट एंड पर्ट चार्ट का नाम सुना होगा आपने। तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे जो गैंट चार्ट और पैट चार्ट बना के दे देंगे आपको, जो ये बता देगा कि भाई कहाँ तक आपने काम कर लिया है, कहाँ कितना काम हो गया है, कितना काम करने वाला है, वो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के अंदर आ जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस, अब एक आपने HTML का कोड लिख दिया, मान लो HTML का कोड लिख के आपने क्या किया, एक इंडेक्स पेज बना दिया। इंडेक्स पेज की आउटपुट तो सही आ रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा स्लो है, ठीक है ना। SEO पर्पसेस के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोड में काफ़ी कुछ चीज़ डालनी पड़ेंगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ पे ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऑटोमेट टेस्टिंग में हेल्प करेगा कि भाई क्या क्या मिसिंग है सॉरी वेब पेज में टाइटल मिसिंग है, वेब पेज में कीवर्ड्स मिसिंग है, मेटा टैग नहीं है, तो उसमें आपकी हेल्प कर देगा। डेटा शेयरिंग में, डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग में और कम्युनिकेशन सपोर्ट में भी आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, मैनेजर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज रिपोर्ट बना के देंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन करने में, प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन करने में, ठीक है ना, टीम मेंबर्स को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो ऐसी डॉक्यूमेंट शेयरिंग में ये हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो ये थे आपके केस टूल्स जो मेनली थ्योरेटिकल ही हैं। केस टूल्स से पिछले वाले वीडियो में भी थे। तो केस टूल वाला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सॉरी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज रह गए थे, जस्ट अ सेकंड। तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, केस टूल का फायदा क्या है। पहली चीज तो भाई प्रोडक्टिविटी, मैंने वेब पेज बनाया है, उस वेब पेज को मैं अब उसको इंडेंटेशन सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके कमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये सब काम मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर ही करके दे देंगे, तो ये मेरा फ़ायदा दे देगा। क्वालिटी अच्छी होगी, मेरा कोड अच्छा है, ठीक है ना, वेबसाइट का कोड मेरा बढ़िया है, SEO में हेल्प करता है, एरर्स कम है, जल्दी लोड होता है। कंसिस्टेंसी, एक कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। जैसे कि कुछ बंदे क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के बेचते हैं। तो टेम्पलेट जैसे मॉन्स्टर टेम्पलेट्स है, मॉन्स्टर थीम्स, आई थिंक मॉन्स्टर थीम नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट अपलोड कर रहा हूँ तो मॉन्स्टर थीम की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए मेरा कोड बना के देगा, तो ये कंसिस्टेंसी है। डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प फाइल, ठीक है ना, रीडमी फाइल बनानी है तो उसमें हेल्प कर देते हैं। चेंजेस, कोई चेंजेस आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिना काम को रोके, बिना आपके सिस्टम को रोके चेंजेस में हेल्प कर देता है। डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट और कॉस्ट कम कर देता है। लेकिन नुकसान क्या है, ये मुश्किल कर देते हैं, कम्प्लेक्सिटी है, इनको समझना, इनको इम्प्लीमेंट करना, ये कोई अच्छा डेवलपर है, जिसको एक्सपीरियंस डेवलपर है वही कर पाएगा। कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, भाई टाइम लगेगा, ठीक है ना, कॉस्ट लग जाएगी, सॉफ्टवेयर फ्री नहीं आते, आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ जाएंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है ना, कई बंदे ऐसे होते हैं, यार हम इसी तरीके से काम करते हैं, हम आपका नया टूल यूज़ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ है। ओवर रिलायंस, कुछ भी हो गया तो भाई आप उसी पे डिपेंडेंट रह गए हो, उसी के बेस पे काम कर रहे हो। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखने को कह दे तो आप इंटरनेट पर ढूंढे जा रहे हो, तो इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट रह गए। मेंटेनेंस का इशू हो सकता है आपका, ठीक है ना। कुछ टूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्टेजेस पे ही काम करते हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी लिमिटेड होती है कि यहीं पे लगेंगे, कहीं और नहीं लगेंगे। तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है जी। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन था SRS, इंपॉर्टेंट है भाई, SRS भी आएगा ही आएगा। तो अब SRS पे फोकस करते हैं। उसने कहा था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का SRS, अभी हमने DFD किया है तो मैंने वहां पे समझा दिया था। अब इसका SRS, जब भी आपने SRS बनाना है
पहला फेज होगा, आपने इंट्रोडक्शन देनी है उसकी। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ होगा, 3 हिस्से होंगे। पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हो, स्कोप क्या है, और क्या अज्यूम करके चल रहे हो। तो पर्पस क्या लिखना था आपने, द पर्पस फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू प्रोवाइड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे यूजर्स कंडक्ट कर सके, मैनेज कर सके ऑनलाइन एग्जाम्स को। स्कोप क्या है कि ये क्या फीचर करेगा, ठीक है ना, यूजर को रजिस्टर करा सकता है, टेस्ट बना सकता है, टेस्ट दे सकता है, ग्रेडिंग कर सकता है। अजम्पशंस क्या मान के चल रहे हो, यूजर के पास रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना, वेब ब्राउजर्स के थ्रू सिस्टम असेस किया जा सके, ठीक है ना, सिक्योरिटी अच्छे से इंप्लीमेंटेड हो, उस बेस पे काम करेगा। फिर सिस्टम ओवरव्यू, ठीक है ना, द सिस्टम विल फॉलो अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, क्या आर्किटेक्चर, वेब बेस्ड यूजर है, बैकएंड है, इनको फॉलो करेगा। फीचर्स क्या है, यूजर रजिस्टर कर सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है, टेस्ट बनाए जा सकते हैं, टेस्ट विद टाइमर क्रिएट किए जा सकते हैं, ग्रेडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट बन जाएगा। कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक इंस्ट्रक्टर होगा और एक स्टूडेंट होगा। इंस्ट्रक्टर जो चेक करेगा, जो मार्क्स लगाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो इन सबको मैनेज कर रहा है, और स्टूडेंट्स जो आपके आके यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के एसआरएस के पहले 2 यूनिट थे। आगे चलते हैं थर्ड और फोर्थ। अब आपने एक्सप्लेन करनी थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो फंक्शनल देखते हैं, फंक्शनैलिटी में क्या चाहिए, यूजर रजिस्टर कर सके, वैलिड क्रेडेंशियल से, गलत ईमेल से ना आ सके, गलत फोन नंबर से ना आ सके, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन सिक्योर होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। फिर एडमिन क्या कर सके, एडमिन टेस्ट क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके, इंस्ट्रक्टर्स को डिलीट कर सकें। फिर टेस्ट टेकिंग, यूजर क्या कर सकता है, अपना एग्जाम चूज कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है। फिर ग्रेडिंग की क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने इन चारों फेसेस को एक्सप्लेन कर देना है। फिर आ गया था आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, रुके ना, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, चीटिंग ना कर सके किसी तरीके से, ठीक है ना, यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो कितने परसेंट, 99% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए इस पर, ठीक है ना। तो अब आगे अगला पॉइंट, इंटरफेसेस में क्या चाहिए आपको। तो सिस्टम इंटरफेस में क्या चाहिए आपको, यूजर इंटरफेस क्या है, तो वेब बेस्ड होना चाहिए। हार्डवेयर इंटरफेस क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए हार्डवेयर के साथ, सारे ब्राउजर्स के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेस में क्या रखना था आपने, नोटिफिकेशन चली जाए कस्टमर्स को और स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के बारे में, ठीक है ना, पेमेंट गेटवे लगा हो, फी देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट्स क्या थे, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है ना, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसीज का ध्यान रखना है, डेटा लीक ना हो। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर के साथ चले, ठीक है ना, फायरफॉक्स क्रोम ज़्यादा चलते हैं उनके हिसाब से चले। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि एक डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सा ब्राउजर चलेगा, नेटवर्क कौन सा चाहिए, तो इनकी एक्सप्लेनेशन देनी थी आपने। फिर आना था आपका अगला पॉइंट, एडिशनल फीचर्स क्या हैं, आगे आप फीचर में क्या इनहांस कर सकते हो, जैसे तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक किया जा सकता है कि भाई पहले आप क्लासेस लो उसके बाद एग्जाम दो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को एनालिटिक ग्राफ बना के दिखाए जा सकते हैं कि आप इस एरिया में अच्छे थे, इस एरिया में वीक थे, ठीक है ना। और फिर इन द एंड की कौन सी टर्म्स को यूज़ किया है डॉक्यूमेंट बनाते हुए, और कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है एसआरएस को तैयार करते हुए। तो ये आपका सारा जो क्वेश्चन था, ये सारा का सारा क्वेश्चन था आपका एसआरएस कैसे बनेगा, उस एसआरएस में क्या एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ लग गया था कि क्या लिखना है इसके अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो था सिस्टम एनालिस्ट क्या है, इसकी टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स क्या है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो सिस्टम एनालिस्ट पीछे हम वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है ना। ये कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या करना है, इस कस्टमर ने एक मान लो वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट कौन बनाएगा, ये डेवलपर है, ये डेवलपर क्या है, ये वेबसाइट बनाएगा, ठीक है ना, कोडिंग करेगा। इन दोनों के बीच में कौन बंदा आ जाएगा, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एज एन इंटरमीडिएटर काम करेगा, कस्टमर से कस्टमर के रिक्वायरमेंट पूछेगा, उन रिक्वायरमेंट्स को डेवलपर को बताएगा, डेवलपर से टाइम कॉस्ट पूछेगा, मनी पूछेगा, कस्टमर को बताएगा, ठीक है ना। अगर डेवलपमेंट में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो कस्टमर को हेल्प करेगा, ठीक है ना, या डेवलपर को हेल्प करेगा कोडिंग करने में, कस्टमर को समझाने में हेल्प करेगा। ये आपका सिस्टम एनालिस्ट होता है, ठीक है ना। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी इसकी, ठीक है ना, ड्यूटीज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले कस्टमर से जाके उनसे बात करेगा, उनसे इंटरव्यू करेगा, उनका सर्वे करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेगा, कस्टमर से बात करेगा कि उनको क्या चाहिए। फिर डिज़ाइन, फिर वो क्या करेगा, इसके बेस पे एक छोटा सा आइडिया तैयार करके देगा, डिज़ाइन बनाएगा, ठीक है ना, क्या ज़रूरतें हैं मेरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, वो सब बनाएगा। फिर आपने डेवलपर को जाके दिखाएगा भाई ये मैंने एनालिसिस करी है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। और क्या करेगा, ठीक है ना।
फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डेवलपर ने वेबसाइट बना के दे दी, उसको इम्प्लीमेंट करने में कस्टमर के घर पे जाके जैसे उसको समझाना है कैसे काम करेगा कैसे काम नहीं करेगा। इंटीग्रेशन, मान लो उनका ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा था और उस सॉफ्टवेयर को उसने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, तो इंटीग्रेशन करने में भी हेल्प करेगा। टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, जब डेवलपर काम कर लेगा, डेवलपर जब वेबसाइट बना लेगा तो वेबसाइट की कमियां, वेबसाइट में क्या इश्यूज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, तो ये कस्टमर नहीं चेक करेगा, सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट ही चेक करेगा कि भाई यहाँ पे ये स्लो चल रहा है, वैलिडेशन नहीं चल रही है, ठीक है ना, इनपुट नहीं आ रही है, डेटा स्टोर नहीं आ रहा है, तो ये सारा काम सिस्टम एनालिस्ट ही करेगा। जब सिस्टम एनालिस्ट की तसल्ली हो जाएगी तब वो आगे भेजेगा कस्टमर को कि कस्टमर भैया मैंने देख लिया, अब आप देखो कुछ गलती लग रही है तो बताओ हमें। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, फिर वो क्या करेगा, जैसे वेबसाइट को कैसे चलाया जाता है उसका एक रीडमी फाइल बना के दे देगा, ठीक है ना। क्रैश हो जाएगा तो क्या करना है आपने, तो वो बना के दे देगा, क्रैश रिपोर्ट तैयार करके दे देगा, ठीक है ना। फिर जिस कस्टमर ने बंदे रखे होंगे अपने पास ऑपरेट करने के लिए, उसने एक रिसेप्शनिस्ट रखी हुई है मान लो, ठीक है ना, एक ट्रेनिंग में बंदा है उसके पास, आप उसको जाके सिखाओगे कि वेबसाइट को कैसे चलाना है, ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड करने हैं, इमेजेस कहाँ पे ऐड करनी है, तो वो सब चीज़ें भी आपका सिस्टम एनालिस्ट ही करके देगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में अगेन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स के बारे में ही पूछा गया था कि क्यों चाहिए और क्या है वो। तो टेक्निकल स्किल्स में क्या आएगा, टेक्निकल स्किल्स में क्या है ये सब लिखना था आपने, ठीक है ना। टेक्निकल स्किल्स में उसको क्या चाहिए कि यूजर के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके प्रोफिशिएंटली, ठीक है ना। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझ सके कि भैया जो कस्टमर चाहता है वो कौन सी लैंग्वेज से अच्छे से बनेगा, पीएचपी इसमें ज़्यादा प्रेफर करेगी कि जावा प्रेफर करेगी। जैसे कि अगर वो सॉफ्टवेयर मांग रहा है तो सॉफ्टवेयर के लिए जावा लैंग्वेज प्रेफर्ड ज़्यादा है, अगर वेबसाइट मांग रहा है तो पीएचपी ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज है, तो उसको टेक्निकल स्किल्स थोड़ी सी होनी चाहिए इसमें। सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है ना, अब भाई जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको डीएफडी बनाना आना चाहिए, ईआर डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, ये सब बनाना आएगा तो भी उसको फायदा रहेगा। तो आर्किटेक्चर डिजाइन करना, डाटा फ्लो बनाना, इन्फॉर्मेशन इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइंस बना सके, ठीक है ना, जो कि डेवलपर को, डेवलपमेंट टीम को अच्छे से समझ लग सके, ये चीज़ जरूरी है। फिर अगेन वही कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन, जब आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसको अच्छे से देख सके क्या गड़बड़ आ रही है, सिस्टम में क्या इशू है, ठीक है ना, विंडोज़ कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही है, हार्डवेयर का इशू आ रहा है, तो वो देखने लायक हो, ठीक है ना। फिर टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, क्या टेस्ट प्रोसीजर होता है, क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए मुझे, वो भी उसको पता होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो कस्टमर को, जो सिस्टम एनालिस्ट को चाहिए। फिर मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स क्या है भाई, जिसकी आपने वेबसाइट बनानी थी ना उसके पास एक मैनेजर था, ठीक है ना, उस मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर मैं इसने वेबसाइट बना दी तो मेरा काम कम हो जाएगा, मुझे मालिक काम से निकाल देगा। तो मैनेजर को वो समझाएगा जाके कि नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तू ही सिखाएगा, इस वेबसाइट को चलाने के लिए बंदा चाहिए, इसको ऐसे चलाएगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, उसकी स्किल्स को ध्यान रखना, ठीक है ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स, जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं उन सबको समझाना, उनसे बातें करना, ठीक है ना, उनको स्किल्स, उनको कॉन्फिडेंस में लेना कि भाई हाँ कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे का आपको फायदा ही होगा। फिर टीम कोलैबोरेट करना, ठीक है ना, यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स ने, डेवलपमेंट टीम से, इन सबको इकट्ठा करके एक मंच पे लेके आना और वो आपस में बातें कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में बना सके, ट्रेनिंग दे सके कस्टमर्स को। तो ये सब उसके फीचर्स होने चाहिए मैनेजरियल स्किल्स। तो ये आपकी मैनेजरियल स्किल्स थी सिस्टम एनालिस्ट की, ये आपकी टेक्निकल स्किल्स थी, ठीक है ना, ये ओवरऑल स्किल्स थी, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और ये सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।